हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस को बारीकी से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो है लिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल और एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर करा रहा हूँ। इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। और पेपर 1 की सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। NTA NET पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो सवाल है आज का वो है शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दों में कौन सा शामिल है। ठीक है, नैतिक मुद्दों में कौन सा शामिल है। देखिए, पूर्वाग्रह से बचना, उपचार के प्रावधान, ये भी सही है। गलत रिपोर्टिंग, ये भी सही है। जानकारी की अनुचित उपयोग, जानकारी का अनुचित उपयोग, तो ये भी सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होना चाहिए था इसमें होना चाहिए था उपयुक्त सभी का। ठीक है, उपयुक्त सभी का होना चाहिए था जो कि नहीं दे रखा है। तो मैं बता दूं कि इसका सभी जो है सही आंसर है। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे जो हैं ये इथिकल इशू हैं, यानी कि नैतिक मुद्दे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्त से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो कौन सा है वो अनुसंधान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब भी हम तथ्यों की बात करते हैं तब हम मात्रात्मक अनुसंधान की बात करते हैं। ठीक है, जहां भी आपको तथ्य शब्द दिख जाए तो समझ ले वो मात्रात्मक अनुसंधान है। ठीक है, और गुणात्मक अनुसंधान में जिसमें हम किसी भी तत्व के गुणात्मक पहलू या फिर गुणात्मक दिशा पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान में हम किसी भी घटना का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका वर्णन करते हैं या उस पर चर्चा करते हैं। मौलिक अनुसंधान जो होता है, इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है सिद्धांत का निर्माण करना। ठीक है, सिद्धांत का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए। ठीक है, अच्छे अनुसंधान के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होने चाहिए। देखिए, साध्य भी जरूरी है, स्पष्टता भी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण और नैतिक होने चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन खरीदना चाहता है तो वह तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, वह किस प्रकार के अनुसंधान का हिस्सा है। तो हमें बताना ये है कि तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किस प्रकार के अनुसंधान का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूक्ष्म ऐसे नहीं लिखते, सूक्ष्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सूक्ष्म स्तर का। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है, माइक्रो MICRO। एक होता है स्थूल स्तर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो MARCO। ठीक है, अच्छा सॉरी MACRO, मैक्रो। ठीक है, स्थूल स्तर। कूट स्तर कुछ नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूक्ष्म स्तर के अनुसंधान में हम जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जबकि जो स्थूल स्तर होता है, जैसे कि मान लो कि विश्व स्तर पर जो बीमारी वगैरह फैल रही है, जब हम उससे संबंधित किसी अनुसंधान करते हैं या उससे संबंधित कोई रिसर्च करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, तो वो स्थूल स्तर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के गुणात्मक तकनीक का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के गुणात्मक तकनीक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन की यहाँ बात की जा रही है और ऊपर से गुणात्मक तकनीक की बात की जा रही है। तो देखिए, जांच सूची इसका हिस्सा है, क्रम निर्धारण भी इसका हिस्सा है, अवलोकन भी इसका हिस्सा है, लेकिन लिखित परीक्षा जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, जब भी हम मूल्यांकन की बात करते हैं, मूल्यांकन की तकनीक की बात करते हैं तो दो प्रकार की तकनीक जो है निकल कर आती है। कौन कौन सी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो हो जाती है गुणात्मक और दूसरी हो जाती है परिणामात्मक। ठीक है, परिणामात्मक और एक हो गई गुणात्मक जो अभी हमने बताई। ठीक है, तो गुणात्मक तो ये तीन हो गई और परिणामात्मक में लिखित हो जाती है। और कौन कौन सी आ जाती हैं, और इसमें आ जाती है मौखिक परीक्षा भी आती है। ठीक है,
मौखिक परीक्षा, और इसी में आ जाती है व्यवहारिक परीक्षा भी। व्यवहारिक परीक्षा भी इसी में आ जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है परिणामात्मक मूल्यांकन में लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBCS विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, ठीक है। CBCS का जो पूरा नाम है वो यही है, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, ठीक है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका प्रारंभ जो किया गया था वो 2015 में किया गया था। और CBCS का फुल फॉर्म हिंदी में तो ये है, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसका पूरा नाम होगा, ठीक है। और ये जो है मानकीकृत मूल्यांकन का एक तरीका है, ठीक है। मानकीकृत मूल्यांकन का एक तरीका है। और जो ये CBCS पैटर्न है एजुकेशन का, इसमें मार्क्स ना दे करके दिए जाएंगे ग्रेड, ठीक है ना। तो ग्रेडिंग या हम कह सकते हैं कैम्युलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम लाया जाएगा, और ग्रेड जो है वो CGPA के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जब ये CBCS पैटर्न आया तो इसकी आलोचना भी शुरू हो गई। तो आलोचना में आपको क्या क्या याद रखना है? ठीक है, आलोचना में आपको याद रखना है कि इससे अंकों का अनुमान लगाना कठिन है, ठीक है। अंकों का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। जैसे A, B दे दिया किसी को, तो आपने देखा होगा जिसके A ग्रेड आते हैं, A1 या फिर A2 आते हैं, तो A1 में 90 से 100 तक जिसके आएंगे उस सभी को A1 कहा जाता है, ठीक है। अब किसके 90 मतलब किसके 92 हैं, किसके 93 हैं, किसके 99 हैं, ये सब नहीं पता कर सकते इसमें। तो हम कह सकते हैं पहली जो आलोचना उसकी ये है कि अंकों का जो है अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। दूसरा ये होता है कि शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव होता है इसमें काफ़ी, ठीक है। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि शामिल की जाती है शिक्षण व्यवस्था में। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि शिक्षण के लिए बुनियादी जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं जो हैं वो नहीं हैं इस पैटर्न के अनुसार, ठीक है। CBCS क्योंकि देश में लागू किया जा रहा है, उस देश में कई प्रकार की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि हमारे देश में नहीं है। तो ये भी इस कारण भी जो है आलोचना की जाती है CBCS पैटर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकल शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा प्रदान की गई? किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो देखिए समाकल शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये अवधारणा दी गई थी श्री अरविंदो के द्वारा, ठीक है। श्री अरविंदो जो हैं इनके द्वारा ये दी गई थी, और ठीक है समाकल शिक्षा। और अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? प्राथमिक शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसी कारण जो है इन्होंने वार्धा योजना लाई थी, ठीक है। वार्धा योजना या वार्धा प्लान जिसे हम कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि अनुभवात्मक अधिगम किसकी देन है? तो याद रखना जॉन डेवी की ये अवधारणा है, ठीक है। जॉन डेवी की। और प्रकृति की बात कौन करते हैं? कौन है जो ये कहते हैं कि प्रकृति से सीखना ही सबसे बड़ा सीखना है? तो ये ऐसा कहा है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली का तत्व है? संचार प्रणाली का तत्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संचार में विषय सामग्री भी होती है, संप्रेषण विधि भी होती है, संप्रेषण प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जो है लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।